हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लॉज ऑफ लर्निंग। लॉज ऑफ लर्निंग हमें थॉर्नडाइक ने दिए थे, जिन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। ये लॉज ऑफ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्होंने दो तरह के लॉज दिए थे जो मैं आपको आगे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलिए समझते हैं। सो थॉर्नडाइक ने दो लॉज दिए थे, प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम डिटेल में करेंगे और फिर हम करेंगे सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। सो इन प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग उन्होंने तीन लॉज दिए थे: लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस मतलब तत्परता। एक पर्सन या लर्नर जिसको लर्न करना है वो रेडी होना चाहिए। किस तरह से रेडी होना चाहिए? ही शुड बी फिजिकली रेडी, मेंटली रेडी, इमोशनली एंड सोशली। एनवायरनमेंट में हम सोसाइटी काउंट करते हैं, हमारे आसपास के फैक्टर्स काउंट करते हैं। तो पहले मैं बताऊंगी कि हाउ अ पर्सन शुड बी फिजिकली रेडी। अब हम बात करें, अगर एक बच्चा है जो फिजिकली फिट नहीं है, आप कह सकते हैं अगर कोई बच्चा है जो बीमार है, सिक है, सो वो अच्छे से लर्न नहीं कर पाएगा, वो अच्छे से सीख नहीं पाएगा। और जो बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, फिट है, जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अलर्ट है, फिजिकली फिट है, वो बच्चा सीख पाएगा। तो जब भी हमने लर्निंग करानी है किसी को, तो बंदे को फिजिकली रेडी होना बहुत जरूरी है। सेकंड इज कॉग्निशन, मेंटल। ये ब्रेन का पार्ट है कि जब हमने देखना है कि जिसको हमने सिखाना है उसका ब्रेन कितना डेवलप हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक छोटे बच्चे को उसे सिखाना है तो लर्निंग का लेवल उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर हमने 10th क्लास का मैथमेटिक्स 5th क्लास के बच्चे को सिखाना है, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बच्चा 5th क्लास का कॉग्निटिवली रेडी नहीं है। अभी उसका ब्रेन उस तरह के फैक्ट्स और जो फॉर्मूलेज हैं, बच्चा ग्रेजुअली लर्न करता है। थॉर्नडाइक का कहना है कि बच्चा ग्रेजुअली लर्न करता है, तो बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है 10th क्लास का मैथमेटिक्स करने के लिए अगर बच्चा 5th क्लास में है। सो फॉर लर्निंग टू हैपन अ पर्सन शुड बी फिजिकली एंड मेंटली रेडी। थर्ड इज इमोशनली रेडी, और आप कह सकते हैं मोटिवेशन होनी चाहिए बच्चे को लर्न करने के लिए। वो मोटिवेशन कहाँ से आएगी? अगर एक बच्चा है जिसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पेरेंट्स डाइवोर्स्ड हैं या बच्चा सिंगल पेरेंट के साथ रह रहा है, तो उस फैमिली का जो एनवायरनमेंट है उससे बच्चे के इमोशंस में बहुत फ़र्क पड़ेगा। बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब्ड होगा तो वो अच्छे से लर्न नहीं कर पाएगा। और यहीं इन कंट्रास्ट, अगर एक बच्चे को फैमिली पूरा सपोर्ट कर रही है, पेरेंट्स पूरी अटेंशन दे रहे हैं, घर में पेरेंट्स भी रीड करते हैं, तो उस बच्चे को मोटिवेशन है कि मुझे पढ़ना है, तो उसकी लर्निंग अच्छे से होगी। फोर्थ इज एनवायरमेंट और सोशली। अ पर्सन शुड बी सोशली रेडी। सोशली मतलब अब हम सभी लोग एक सामाजिक प्राणी हैं और सोसाइटी के अंदर रहते हैं। अगर कोई बच्चा आइसोलेटेड है, अकेला रहता है, उससे कोई बात नहीं करता है, उसके टीचर्स बात नहीं करते हैं, तो वो अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाएगा, उसका अधिगम उतना अच्छे से नहीं रहेगा। तो अगर एक बच्चे को लर्न करना है तो उसका एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है लर्निंग में। तो बच्चे को सोसाइटी से भी मोटिवेशन मिलती है लर्निंग के लिए। तो अगर बच्चा जिसके फ्रेंड्स अच्छे हैं वो भी पढ़ने जाते हैं, उनको देख के बच्चे का भी मन करेगा कि मैं भी पढ़ूं, तो लर्निंग विल हैपन ऑटोमेटिकली। तो ये फैक्टर्स है कि जब भी लर्निंग करानी है, लर्नर शुड बी रेडी टू लर्न फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली। देन थॉर्नडाइक ने दिए लॉ ऑफ प्रैक्टिस या लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर उन्होंने दो दिए, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। बिफोर दैट हमने एक कॉमन प्रोवर्ब सुना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल फिट बैठता है यहाँ पे। लॉ ऑफ यूज का मतलब है जो चीज हम कर रहे हैं और वो कंटिन्यूशन में हम करते जा रहे हैं, उस चीज के को हम लर्न कर रहे हैं, लर्न, और वो हमें याद रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ने शॉर्ट हैंड या टाइपिंग सीखी, जब उसने वो सीख ली तो उसकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छे से आने लगी, उसको वो समझ आ गई।
जब उसने वो लर्निंग छोड़ दी, उसने उसकी प्रैक्टिस छोड़ दी टाइपिंग करने की, 5-6 साल के बाद उसकी अब वो उसको उतना नहीं याद टाइपिंग, अब उसकी एरर्स भी ज़्यादा हो रही हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिसयूज। तो कहने का मतलब वो है कि जो चीज़ हम कंटिन्यूशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम उसको कंटिन्यूली कर रहे हैं, तो वो लॉ ऑफ यूज में आ गई। जिस चीज़ को हम यूज करना बंद कर देते हैं, लर्निंग ऑल्सो डिसअपियर्स। देन कम्स लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक कहते हैं अगर हमें किसी काम को करने से उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो हम उस काम को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक नए रेस्टोरेंट में गए जहाँ पे हमने कोई नई डिश ट्राई करी जो हमने पहले कभी नहीं खाई थी, हमने वो ट्राई करी, हमें बहुत अच्छी लगी, तो हम दोबारा से रेस्टोरेंट जाएंगे और दोबारा से डिश ट्राई करना चाहेंगे। वहीं रिवर्स कर दीजिए, हम एक नए रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम एक नई डिश का ऑर्डर करते हैं और वो डिश इतनी बेकार बनी हुई है कि हमें लगता है कि हमें वॉमिट आ जाएगी, तो इससे हमें एक नेगेटिव हमारा इम्पैक्ट आया। तो अगर नेगेटिव रहेगा कोई भी चीज़, हम दोबारा से उस रेस्टोरेंट में जाने की सोचेंगे नहीं, उस डिश को भी नहीं खाएंगे। तो मतलब वो कहना चाहते हैं कि जो भी हम काम करते हैं अगर उसकी आउटपुट पॉजिटिव आती है तो इट गेट्स रिपीटेड, हम उस काम को दोबारा करना चाहते हैं। अगर उसकी नेगेटिव आती है तो वो बिहेवियर हम रिपीट नहीं करना चाहते, वो डिसअपियर हो जाता है। जब थॉर्नडाइक ने ये लॉज ऑफ लर्निंग दिए, उनके ये लॉज टीचर्स को डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने होते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो अगर लॉ ऑफ रेडीनेस की बात की जाए तो टीचर्स बच्चों को कैसे मतलब क्लास में इस लॉज को यूज़ कर सकते हैं। टीचर यूज़ कर सकते हैं इन लॉज को बाय मोटिवेटिंग द स्टूडेंट, मतलब बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं पढ़ने के लिए, उनको नया टॉपिक सिखाने के लिए वो मोटिवेट कर सकते हैं। स्कूल में अगर उनको नई एक्टिविटी करा रहे हैं, कोई नया एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, तो टीचर कैन मोटिवेट द चाइल्ड टू लर्न दैट न्यू एक्टिविटी। फिर आता है कि इसमें बोला था कि बच्चे का इंटरेस्ट हम डेवलप कर सकते हैं किसी चीज़ में। अगर बच्चा को कोई चीज़ पसंद आ रही है, उसका इंटरेस्ट हम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे को तो जितनी चीज़ बताएंगे उसका उतना इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो टीचर एक मेजर रोल प्ले करती है बच्चे को रेडी करने में कि बच्चा लर्न करे। तो थॉर्नडाइक के लॉज अच्छे से एप्लीकेबल होते हैं। सेकेंड है लॉ ऑफ प्रैक्टिस। टीचर बच्चे को क्लास में होमवर्क देके, असाइनमेंट्स देके उनको प्रैक्टिस में ला सकती है। अगर एक कॉन्सेप्ट क्लास में टीचर ने समझा दिया है, फिर बच्चे को होमवर्क दो, वो दोबारा करेगा, असाइनमेंट दो, वो तब प्रैक्टिस करेगा, तो उससे बच्चे के कॉन्सेप्ट्स और बेस स्ट्रांग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी बच्चे की हैंड राइटिंग इम्प्रूव करनी है टीचर को, तो वो उसको बार बार कहती है कि आज तुमने 5 पेज सुलेख के लिख के लाने हैं, आज तुमने 10 पेज सुलेख के लिख के लाने हैं। बच्चा जितना लिखेगा उसका सुलेख उतना ही सुंदर बनेगा। तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस इस तरह से क्लास में इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट को टीचर कैसे यूज करेगी? अब जो चीज़ बच्चे में उसको रिपीट करानी है, अगर टीचर को क्लास में चाहती है कि बच्चे डिसिप्लिन रहें, वो एक डिसिप्लिन तरीके से क्लास में लर्निंग करें, तो वो टीचर उन जो बच्चे अगर अच्छा से करेंगे, क्लास में अच्छे से डिसिप्लिन से बैठेंगे, तो टीचर उनको प्रेज करेगी, अप्रिशिएट करेगी, तो बच्चों में लगेगा कि टीचर हमें तारीफ करती है, तो वो बिहेवियर रिपीट करेंगे। सो टीचर इस तरह से बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट्स इनकलकेट कर सकती है। और अगर बच्चे कोई गलत करेंगे बिहेवियर, तो टीचर उनको स्कोल्ड करेगी, गुस्सा करेगी, उनको मतलब पनिशमेंट देगी। और जो बच्चे अच्छा बिहेव करेंगे उनको वो चांस देगी बोलने का, आगे आने का। तो बच्चों को पता लगेगा कि ये चीज़ हमारे टीचर को पसंद नहीं आई, ये बिहेवियर अच्छा नहीं था। तो बच्चों में गलत आदतें भी हम इस तरीके से बच्चों की कम कर सकते हैं। तो इट कम्स अंडर इरेडिकेशन ऑफ बैड हैबिट। Let me erase this so that I can give you more examples. So इसके अंदर आ जाएगा लास्ट लॉ ऑफ इफेक्ट में। और क्या आएगा? अगर हम चाहते हैं कि बच्चे की प्रोनाउंसिएशन अच्छी बने, बच्चे अच्छे से क्लियर बात बोलें, तो हम उनको एनकरेज करेंगे कि वो बार बार बोलें, इस वर्ड को ऐसे बोलें। तो बच्चे की
क्लैरिटी आएगी साउंड में। तो टीचर लॉ ऑफ इफेक्ट को इस तरह से यूज़ कर सकती है कि अगर उसको बच्चे की हैंड राइटिंग इम्प्रूव करनी है तो उनको वो डिफरेंट वर्कशीट दे सकती है। उनको अगर टीचर को कोई उनकी स्किल्स डेवलप करनी है कि जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, गिटार सीख रहे हैं बच्चे कुछ, तो बच्चे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, टीचर अप्रिशिएट करेंगे तो वो बिहेवियर रिपीट होगा और लर्निंग हो जाएगी। तो ये थी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग भी थॉर्नडाइक ने दी हैं, जिनको एजुकेशन में बहुत बार यूज़ किया जाता है। प्राइमरी लॉज वर मोर इम्पॉर्टेंट, सो सेकेंडरी लॉज भी ऑफ लर्निंग भी हमारे टीचर्स डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स का मतलब है अगर एक बच्चे को एक न्यू प्रॉब्लम दे दी जाए, न्यू प्रॉब्लम, अब बच्चे के लिए वो प्रॉब्लम न्यू है तो वो उसको सॉल्व करने के लिए मल्टीपल उसको वो आएंगे, ऑप्शंस आएंगे कि मैं इसको मल्टीपल वेज से कर सकता हूँ। तो मे बी सारे वेज सही हो एक बारी में, या वो जब उसको ट्राई कर रहा है तो इट कैन बी ट्रायल 1 नहीं हुआ सॉल्व, ट्रायल 2 नहीं हुआ। तो बच्चे के जो मल्टीपल रिस्पॉन्स निकल रहे हैं वो ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें से जब उसका एक टास्क सॉल्व हो जाएगी, जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा तो लर्निंग हो जाएगी। इसका मतलब है जो ये मल्टीपल रिस्पॉन्स हैं इससे बच्चा जब मल्टीपल रिस्पॉन्स करेंगे उनमें से एक जब ठीक हो जाएगा इट विल गिव सेटिस्फैक्शन टू द स्टूडेंट। तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इसके अंदर बच्चे को सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगी जब उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर हम आएंगे लॉ ऑफ एटीट्यूड में। लेट मी रेज इट फर्स्ट। लॉ ऑफ एटीट्यूड है जो ये बताता है बच्चे का मेंटल सेट, कि जो बच्चा मेंटल सेट होता है हर एक का कुछ एटीट्यूड होता है। किसी बच्चे का इंग्लिश में है कि वो इंग्लिश का करना चाहता है, कोई मैथमेटिक्स में करना चाहता है और कोई आर्ट्स में करना चाहता है। तो ये वो कहते हैं कि जिस बच्चे का एक स्पेसिफिक स्टिमुलस, अगर उस बच्चे का डिपेंड करता है कि उसका मेंटल सेट का है। बच्चा अगर कोई इंक्लाइंड है इंग्लिश की तरफ तो उसको इंग्लिश लर्न करानी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लाइंड है, उसका जो एटीट्यूड है वो इंग्लिश की तरफ इंक्लाइंड है। सिखा तो उसको बाकी भी चीज़ें सकते हैं बट उसका एटीट्यूड इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा है, तो उसको इंग्लिश लोग भी पसंद आएंगे। ही विल प्रेफर टू लिसन टू इंग्लिश न्यूज़। सो इट डिपेंड्स अपॉन मेंटल सेट ऑफ एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। एज द नेम सजेस्ट, इसके अंदर बच्चा जब कोई काम कर रहा है तो उसके अंदर बहुत सारे रिस्पॉन्स देता है। वो एक जैसे कि थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट है कि ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट है। बहुत सारे ट्रायल्स के बाद मतलब बच्चे को क्या पता चलता है कि अननेसेसरी रिस्पॉन्स हटाने हैं और नेसेसरी रिस्पॉन्स के बाद उनमें से एक से उसको आउटपुट मिल जाती है, आउटकम आ जाती है जो हमें सॉल्यूशन चाहिए था। इसके अंदर ये है कि वो मेन एलिमेंट्स प्रॉब्लम के परसीव करता है, उसको इतनी डेप्थ में नहीं जाना होता ट्रायल के लिए, और वो ट्रायल्स करता है, उसमें से जब उसको सॉल्यूशन मिल जाता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो इट इज़ द लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। देन कम्स लॉ ऑफ एनालॉगी। एनालॉगी मतलब अगर हम किसी सिचुएशन से कनेक्शन बनाएं। ऑलरेडी वी नो कि थॉर्नडाइक का थ्योरी का नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो हमने ऊपर देख लिया। इसको बोलते हैं कनेक्शनिज्म थ्योरी, क्योंकि ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन बनाती है। तो लॉ ऑफ एनालॉगी कहता है कि अगर हम किसी चीज़ के साथ हमारी एनालॉगी हो जाती है, हम कनेक्टेड फील करते हैं और वो चीज़ हमारी पहले हम वो कर चुके हैं, वो लर्निंग या सिचुएशन पहले आ चुकी है, तो जब वो कोई प्रॉब्लम के साथ हम लिंक कर लेते हैं तो हम उसको उसी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं जैसे हमें लास्ट टाइम की थी। इसका मतलब है कि अगर किसी ने इंडिविजुअल ने किसी प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम आई थी पहले जिसके अंदर उसने कुछ रिस्पॉन्सेस ट्राई किए होंगे, जो ट्रायल्स उसने दिए होंगे
उसमें से 3-4 ट्रायल्स के बाद उसका रिस्पॉन्स आ गया होगा, अगर उसी तरह की सिमिलर सिचुएशन वो दोबारा एनकाउंटर करता है तो इंडिविजुअल पहले वाले ही रिस्पॉन्स दोबारा से देने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो उसमें एक कनेक्शन कर पा रहा है, वो उसको रिलेट कर पा रहा है. सो नेक्स्ट इज आर लॉ ऑफ रिसेंसी. इट इज़ अ वेरी सिंपल लॉ जो ये बताता है कि जो हमने अभी चीज़ें न्यू थिंग्स आर लर्न और वो हमें याद रहती हैं. जो हमने अभी रिसेंट एक्टिविटी करी है, और ये ह्यूमन नेचर की टेंडेंसी है, जो काम हमने कल किया है, जो परसों किया है, वो हमें याद रहेगा. हमें अब अपने बचपन की बात, अगर हम कोई बच्चा 10 साल का है, उसको 1-2 दिन पहले जो काम किया, 1 हफ्ते पहले क्या किया, महीने पहले काम कौन सा किया, उसको याद रहेगा. अगर हम उससे पूछें कि उसने ये अगर सिमिलर सा कोई काम 5 साल पहले कैसे किया था, उसको नहीं याद रहेगा. तो लॉ ऑफ रिसेंसी बताता है कि अगर हमने जो नई चीज़ें याद कही हैं वो हमें मेमोराइज भी रहती हैं. लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस क्या हमें बताता है कि जिसके साथ अगर हमारा कोई आंसर किसी हमारे सिचुएशन से बिलोंग करता है तो वो सिचुएशन या उसका रिस्पॉन्स हम जल्दी मेमोराइज कर सकते हैं. ये भी सिंपल लॉ है कि अगर हमने कोई सिचुएशन के रिलेशन बन गया, कि अगर मैंने एक सब पर्टिकुलर टॉपिक में कहीं गई हुई थी समर ब्रेक में, वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ घर पे कोई डिस्कशन हो रही थी जनरल सी, मे बी एनी डिस्कशन ऑफ पॉलिटिक्स और एनीथिंग. अगर वो डिस्कशन बाद में एक 1 मंथ के बाद मेरी क्लास में सेम टॉपिक डिस्कस हो रहा है, सो आई कैन रिलेट. दैट इज लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस. दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड लॉ ऑफ स्टिमुलस. ये इंटेंसिटी का बताता है कि जितना हमारा स्टिमुलस की इंटेंसिटी स्ट्रांग हो गई उतना ही लर्निंग डीप होगी. फॉर एग्जांपल, अगर क्लास में टीचर पढ़ा रही है और वो बड़े एक्साइटिंग तरीके से लर्निंग एक्सपीरियंस दे रही है बच्चों को, बहुत ड्रामेटिक एक्सपीरियंस से रोल प्ले के थ्रू पढ़ा रही है, कोई ऑब्जेक्ट दिखा दिया टीचर ने पढ़ाते हुए, तो उसका एक इम्पैक्ट रहेगा और बच्चे उससे रिलेट कर पाएंगे. से फॉर एग्जांपल, अगर टीचर बच्चों को समझा रही थी कि डे और नाइट कैसे होता है, टीचर इसको समझाने के लिए ग्लोब लेके आ गई क्लास में. तो अब टीचर ने कहा कि सनरेज जब यहाँ फेस पड़ती है इस पोर्शन पे, इस हेमिस्फीयर पे, तो यहाँ दिन होता है और पीछे अदर हेमिस्फीयर में रात होती है. तो जब क्वेश्चन आएगा हाउ डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म्ड, बच्चे को सीधा क्लिक करेगा कि मैम ने ग्लोब दिखाया था, तो वो रिलेट करके आंसर लिख पाएगा. तो ये स्टिमुलस की इंटेंसिटी अगर स्ट्रांग है तो जो लर्निंग है वो परमानेंट रहेगी. अगर स्टिमुलस की इंटेंसिटी वीक है तो लर्निंग ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं रहेगी. मतलब अगर लर्निंग इफेक्टिव करनी है तो इंटेंसिटी स्ट्रांग होएगी. ये कहने का है मतलब जितना स्टिमुलस स्ट्रांग होगा उतनी ही लर्निंग इफेक्टिव और लॉन्गर चलेगी. नेक्स्ट है लॉ ऑफ प्राइमरी एफर्ट्स. वो ये कह रहे हैं कि जैसे हम बोलते नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. जब बच्चे को जो चीज़ हमने पहले बता दी, जो बच्चे का फर्स्ट इंप्रेशन पड़ गया एक चीज़ का, छोटे बच्चे को हमने शुरू में कोई भी चीज़ दिखा दी तो वो बच्चा उसको रिटेन करता है. उसके लिए वो चीज़ न्यू थी, जब उसको पहली बार जिसने भी उस चीज़ का नाम लिया वो उसके दिमाग में उस तरह से रजिस्टर हो गई. सो इट इज़ कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्राइमरी एफर्ट्स. लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग. लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग का मतलब है अगर टीचर को बच्चे के अंदर अच्छी आदतें, उनका एप्टीट्यूड, उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है तो ये लॉ यूज़ होता है. इसके अंदर क्या है कि टीचर अच्छे एक्सपीरियंस को पॉजिटिव स्टिमुलस के साथ लिंक कर देती है, एक एसोसिएशन बना देती है जिससे लर्निंग अच्छे से हो जाती है. सो दिस इज़ द लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग. So these were the laws which Thorndike gave as laws of learning, and these are very important in education field, and teacher uses these laws while teaching the students. So this was for today. Stay tuned. Thank you.